हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रीट लेवल 1 और 2 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रिलेटेड है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी से। और आप सभी इस चैनल को, एक्सीलेंट लर्निंग को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं और आप सभी ने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और आइए चलते हैं हम सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यह रीट लेवल 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। यानी बाह्य आभास, बाहर से देखने के आधार पर ही व्यक्तित्व का जो वर्णन करते हैं उसे क्या कहते हैं। यह हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसमें आर.बी. केटल ने जो शील गुण के सिद्धांत दिए थे उन्हें 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था। तो उसमें से एक था सतही दृष्टिकोण, जिसके अंदर हम बाहर से देखने पर ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। बाहरी जो प्रत्यक्ष लक्षण होते हैं उन व्यवहारों को देख करके भी हम उसके व्यक्तित्व का वर्णन कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व के वर्णन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतही दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। और इसके ऑप्शन है ए मुनने, बी शेल्डन, सी हिपोक्रेटस और डी केटल। एक्सीलेंट लर्निंग के प्रीवियस वीडियो में हमने प्रकारात्मक वर्गीकरण पढ़े थे और जिसके अंदर जो सबसे पहला वर्गीकरण दिया था वह दिया गया था हिपोक्रेटस के द्वारा। हिपोक्रेटस ने रक्त प्रदान, पीला पित्त, काला पित्त इत्यादि प्रकार के वर्गीकरण किए थे और शेल्डन ने क्रेचमर के बाद में किया था शरीर की जो रचना होती है उसके प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया था। और केटल ने दिए थे शील गुण सिद्धांत। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी, हिपोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटल के द्वारा विश्लेषित किए गए शील गुणों की संख्या कितनी है। कितने शील गुण जो है वो आर.बी. केटल के द्वारा दिए गए थे। इसके ऑप्शन है ए 13, बी 15, सी 16 और डी 14। तो 13 और 15 की तो कोई संख्या नहीं थी केटल के वर्गीकरण में जो शील गुणों की संख्या दी थी। तो यहाँ पर सही आंसर है 16। केटल ने जो शील गुण बताए थे उनकी संख्या थी 16 और ये 16 कौन से शील गुण है यह हमने एक्सीलेंट लर्निंग के प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है। और जो 14 है ये HSPQ टेस्ट दिए थे आर.बी. केटल ने। तो इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, 16 शील गुणों की संख्या केटल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया था और वह परीक्षण क्या है। और ये चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला है स्याही धब्बा परीक्षण, तो यह तो दिया था हरमन रोरशा ने। और उसके बाद में वाक्य पूर्ति परीक्षण, यह भी मूरे ने नहीं दिया था। और थर्ड है सी, विषय आत्मबोधन परीक्षण। यह जो है इसे हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, मूरे ने दिया था। मूरे के साथ एक मनोवैज्ञानिक और थे मॉर्गन, इन्होंने मिलकर के दिया था। और यह एक प्रकार की प्रक्षेपण विधि होती है जिसके अंदर 30 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषय आत्मबोधन परीक्षण। अब ये क्वेश्चन है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है और यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। और यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सतत विकास का सिद्धांत, बी परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी समान प्रतिमान का सिद्धांत या समान प्रतिरूप का सिद्धांत और डी सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। हम इन सभी ऑप्शंस का एक सामान्य से जानकारी लेकर के देखते हैं कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है। सबसे पहले सतत विकास का सिद्धांत, इसका मतलब ये होता है कि जो विकास होता है वह बिना रुके आजीवन निरंतर चलता रहता है और इसकी जो शुरुआत है वह गर्भाधान के साथ ही हो जाती है। लेकिन विकास की जो गति होती है वह सभी अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती है। कभी विकास तेज होता है, कभी धीमा हो जाता है। तो यह है सतत विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट भी है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत।
इसके अनुसार जो बालक के जो व्यक्तित्व होते हैं उसके कई पक्ष होते हैं, शारीरिक है, सामाजिक है, मानसिक है, संवेगात्मक विकास है। तो इसमें जो शारीरिक विकास है उसके साथ साथ बालक में गत्यात्मक और भाषा संबंधी विकास भी शुरू हो जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी शुरू हो जाते हैं। और ये जो सभी पक्षों के विकास है ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। एक पक्ष का विकास जो है वह दूसरे पक्ष के विकास को प्रभावित करता है। ये इसका एग्जाम्पल हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक है वह अधिकांशतः मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। तो यह हो गया परस्पर संबंध का सिद्धांत। और नेक्स्ट है समान प्रतिरूप का या समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो समान प्रजाति के जीव हैं उनके जो विकास की प्रक्रिया है वह भी समान होती है, चाहे वे किसी भी जाति के हो, संस्कृति, समाज या भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले हों। उदाहरणतः जैसे कि मानव है वह कहीं के भी रहने वाले, उनकी जाति, प्रजाति, संस्कृति कुछ भी हो, लेकिन उनका जो विकास का प्रतिमान है वह विश्व के किसी भी कोने में एक समान ही होगा। पहले मानव शिशु के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसी प्रकार यदि पशु है तो वह भी, उसके भी जो विकास की प्रक्रिया है सभी पशुओं में एक समान पाई जाती है। उनमें 4 पैर होते हैं, पूंछ पाई जाती है। तो यह प्रक्रिया और कौन कौन सी अवस्थाएं किस अवस्था के बाद में आती है यह सब एक दूसरे के बाद एक समान ही होती है। और इसके बारे में अपने विचार दिए थे हरलोक ने। तो यह हो गया समान प्रतिरूप का सिद्धांत। और उसके बाद में आता है सामान्य से विशिष्ट का अनुक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक होता है वह पहले सामान्य अनुक्रियाएं करना सीखता है, जो यानी कि किसी वस्तु को यदि पकड़ना होता है तो शिशु अपने पूरे शरीर को उठाने की कोशिश करता है पीठ के बल से, और हाथ और पैरों को सभी को वस्तु की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें विकास होता है वह सीख जाता है कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए उसे अपने हाथों को ऊपर उठाना है, भुजाओं को आगे बढ़ाना है, उंगलियों से पकड़ना है। तो इस प्रकार से जो सामान्य क्रिया थी उसका विशिष्टीकरण हो गया, विशिष्ट अनुक्रिया में परिवर्तित हो गई। तो अब हमारा क्वेश्चन था कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है और 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। और इसका जो सही आंसर है वह जो हमने चारों ऑप्शन डिस्कस किए हैं उसके अनुसार जो पहला ऑप्शन है सतत विकास का सिद्धांत, वही इसका सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। फिर विकास से संबंधित क्वेश्चन है ये। और पहला ऑप्शन दिया है ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत और डी एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली क्रिया है। तो यह तो इसका आंसर है ए निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया गया था, फिर से पूछ लिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए गॉर्डन ऑलपोर्ट, बी शेल्डन, सी RB केटल और डी स्प्रेंगर। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है गॉर्डन ऑलपोर्ट, हमें पता है इन्होंने शील गुण सिद्धांत दिए थे और 3 प्रकार बताए थे, प्रधान, केंद्रीय और गौण, ये ऑलपोर्ट ने दिए थे। और शेल्डन ने जो व्यक्तित्व है उसका जो प्रकारात्मक उपागम है उसके अंदर शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। और उसके बाद में स्प्रेंगर है, स्प्रेंगर ने भी प्रकारात्मक उपागम के अंदर व्यक्तित्व को परिभाषित किया था और सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट बचा लास्ट सी ऑप्शन, रेमंड बी केटल ने जो शील गुण सिद्धांत दिए थे उसमें बताए थे कि व्यक्तित्व के 16 पर्सनैलिटी फैक्टर यानी PF होते हैं। तो ये जो 16 PF प्रश्नावलियाँ दी थी, जो 16 शील गुण दिए थे, ये RB केटल के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT टेस्ट व्यक्तित्व को मापने की किस प्रकार की विधि है। तो इसमें ऑप्शन है आत्मनिष्ठ विधि, बी वस्तुनिष्ठ, सी प्रक्षेपी विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। तो ये हरमन रोशा के द्वारा दी गई थी जिसमें 30 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रक्षेपण विधि, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेविन प्रोग्रेसिव का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, बी अधिगम, सी बुद्धि
और डी सृजनात्मक। तो जो रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है यानी आरपीएम है, यह एक प्रकार का अशाब्दिक परीक्षण होता है और यह सामान्यतः मानव की बुद्धि को मापने के लिए और अमूर्त को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, बुद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए अस्पष्ट उद्दीपक, बी अनुक्रिया की स्वतंत्रता, सी व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण और डी वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो बी को देख लेते हैं। बी है अनुक्रिया की स्वतंत्रता। प्रक्षेपी परीक्षण में अनुक्रियाओं की स्वतंत्रता होती है। जिस पर यह प्रयोग किया जाता है वह अपनी अंतर्दृष्टि से स्वतंत्र होकर के प्रत्यक्ष प्रयोग करता है, उसके बारे में व्याख्या करता है। व्यक्तिपरक भी होता है, इन प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया जाता है। और उद्दीपक की प्रकृति यानी ऑप्शन ए यह भी सही है, क्योंकि उद्दीपक जो होता है वह तटस्थ होता है और अस्पष्ट होता है और अपूर्ण संरचित होता है और इसी के द्वारा यह प्रयोजक के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है और उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। लास्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, बी सिगमंड फ्रॉइड, सी कार्ल रॉजर्स, डी जीन पियाजे। तो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स ने तो व्यक्तित्व का मानवतावादी उपागम सिद्धांत दिया था, ये दो तो आंसर नहीं हो सकते। जीन पियाजे ने व्यक्तित्व का विकासात्मक सिद्धांत दिया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिगमंड फ्रॉइड। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था उसमें सबसे प्रमुख वैज्ञानिक है सिगमंड फ्रॉइड और उसके बाद में एडलर, हॉर्ने, युंग और एरिक्सन ने भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे। एडलर ने वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, हॉर्ने ने सामाजिक संबंधों का सिद्धांत और युंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी सिगमंड फ्रॉइड। उसके बाद में क्वेश्चन है रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबी केटल शील गुण सिद्धांत दिए थे इन्होंने और व्यक्तित्व कारक यानी पर्सनैलिटी फैक्टर यानी पीएफ प्रस्तावित किए थे। ऑप्शन ए 05, बी 14, सी 16, डी 8। तो ये 5 भी नहीं है और जो 14 है ये HSPQ प्रश्नावलियाँ हैं इनकी और सी ऑप्शन जो है 16, तो यह सही आंसर है। 16 पीएफ दिए थे, व्यक्तित्व कारक इन्होंने दिए थे, 16 शील गुण दिए थे और 8 भी आंसर नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। एक व्यक्ति है और एक साथ 2 इच्छाएं आ रही है लेकिन वे विपरीत है, तो यह कंडीशन क्या कहलाती है। ऑप्शन ए द्वंद्व, कुंठा, चिंता और दबाव। तो इसका सही आंसर है ए द्वंद्व। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जल्दी निर्णय नहीं ले पाता है और यह एक तरह का मानसिक संघर्ष होता है कि वह क्या निर्णय ले। यह स्थिति द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपी परीक्षणों का उदाहरण नहीं है। तो ए ऑप्शन है TAT, बी SCT और सी ड्रो-MN, डी MMPI। तो जो TAT टेस्ट है वह तो प्रक्षेपी परीक्षण होता है, हरमन रोशा ने दिया था। और SCT टेस्ट है यह भी प्रक्षेपी परीक्षण होता है और बच्चों और किशोरों के जो दृष्टिकोण होते हैं उनमें जो मानसिक द्वंद्व संघर्ष होते हैं, उनकी आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधित कठिनाइयाँ जो होती हैं उनके निवारण के लिए मनोवैज्ञानिक इस विधि का प्रयोग व्यापक रूप से करते हैं। नेक्स्ट ड्रो-MN, यह भी प्रक्षेपी परीक्षण है, रेखाचित्र के द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। लास्ट डी ऑप्शन MMPI, इसका फुल नेम भी पूछा जाता है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। यह एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और इसमें व्यक्तित्व का मूल्यांकन प्रश्नावली के द्वारा किया जाता है। प्रश्नों की सूची बना ली जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो ये डी ऑप्शन प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो गया डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, उपलब्धि और डी रचनात्मक। तो कोई भी कार्यक्रम है या प्रशिक्षण है तो प्रभावों का यदि मापन करना होता है तो उसके लिए उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट किए जाते हैं। कोई भी विशेष क्षेत्र है और उसके अंदर शिक्षक शिक्षण करवाता है, प्रशिक्षण करवाता है, तो उसके बाद में उनके जो छात्र हैं उनकी योग्यता पर का और या फिर उसके प्रशिक्षण का प्रभाव का मापन करने के लिए जिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपलब्धि। अब ये क्वेश्चन है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? ऑप्शन ए हैंस आइजेंक, आर.बी. केटल, गॉर्डन आलपोर्ट और कार्ल रॉजर्स। अंतर्मुखता बहिर्मुखता आर.बी. केटल के द्वारा नहीं दी गई क्योंकि इन्होंने शील गुण दिए थे। कार्ल रॉजर्स ने भी नहीं दिया था, इन्होंने मानवतावादी उपागम सिद्धांत दिया था। गॉर्डन आलपोर्ट भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि इन्होंने भी शील गुण सिद्धांत दिए थे। तो इसका सही आंसर है हैंस आइजेंक। हमने पढ़ा था आइजेंक ने 3 दिए थे, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता और मनोविक्षिप्तता। और यही अंतर्मुखता बहिर्मुखता युंग के भी दी गई है, लेकिन उन्होंने अंतर्मुखता बहिर्मुखता के साथ उभयमुखता भी बताया था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर युंग नहीं है, यहाँ पर सही आंसर है ए हैंस आइजेंक। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और पर्सनैलिटी से रिलेटेड थे, व्यक्तित्व से संबंधित थे। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल रूप से स्टडी कर चुके हैं। और जो आगे आने वाले जो वीडियोस हैं एक्सेलेंट लर्निंग के पर्सनैलिटी से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, हमारे उससे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सेलेंट लर्निंग वीडियो। थैंक यू।